जय हिंद, मैं रणविजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल भारतीय टी न्यूज पर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। एक ऐसी कोठी के बारे में जिसने ना जाने कितनी हत्याएं देखी। एक ऐसे नाले के बारे में जिसे कंकाल उगलने वाला नाला कहां तक जाने लगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं निठारी कांड के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है 2006 के शुरुआती महीने जनवरी से। नोएडा में सेक्टर 31 में अचानक बच्चों की जो गुमशुदगी का आंकड़ा था वो बढ़ने लगा। पहले महीने में 1 या 2 रिपोर्ट्स आती थी बच्चों की गुमशुदगी की, लेकिन अब हफ्ते में 1 से 2 रिपोर्ट्स आने लगी थी। बच्चों की गुमशुदगी से बहुत ज्यादा तहलका मच चुका था, हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि आए दिन बच्चे गायब हो रहे थे। जो माता पिता थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या किया जाए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं आज उनके बच्चों की बारी तो नहीं है। ये सारी चीजें अब घटने लगी थी। अब ये जो गुमशुदगी थी ये कहीं ना कहीं एक बड़े आने वाले हादसे की जानकारी दे रहा था। मई 2006 में ये जो आंकड़ा था जनवरी से स्टार्ट होकर के लगभग 15 से 17 के बीच पहुंच गया था। अब यहाँ माँ बाप डर रहे थे, अपने बच्चों को घरों में कैद करके रखा था। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे कहीं बाहर जाएं या कहीं निकले, क्योंकि उनको उनके खो जाने का डर था। 7 मई 2006 में नंदलाल नाम का एक व्यक्ति आता है अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने, जिसका नाम पायल था, उम्र 15 वर्ष। ये अब तक के गायब हुए बच्चों में सबसे ज्यादा उम्र की बच्ची थी। उनके पिताजी ने बताया कि ये जो बेटी थी सेक्टर 31 के डी फायर कोठी में गई हुई थी और वहां जाने के बाद वापस नहीं आई। अब इनके पिताजी रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस वालों को जैसे ही बताते हैं डी फायर कोठी के बारे में, तो पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये काफी रईस इंसान की कोठी थी, काफी जाने माने इंसान की कोठी थी। तो वो पुलिस वाले ये बात कह करके टाल देते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, किसी दोस्त के साथ गई होगी, हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। अब इस पर जो उनके पिताजी थे उन्होंने हार नहीं मानी। वो हारना बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी। उन्होंने खुद डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी को ढूंढूंगा, मैं उसे सर्च करूंगा। अब वो उस ऑटो वाले के पास किसी तरीके से पहुंचते हैं और उसे फोटो दिखा करके बोलते हैं कि क्या मेरी जो बेटी थी वो यहाँ आई थी। अब यहाँ पर ऑटो वाला होता है, वो बताता है कि जो बेटी थी, जो लड़की थी, वो मेरे साथ ऑटो में आई थी, यहाँ पर D5 जो आपकी कोठी है इसके सामने रुकी थी, और रुकने के बाद उसने मुझसे कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अंदर जाकर के पैसे लेकर के आती हूँ और आपको देती हूँ। जब कुछ वक्त बीत गया, वो बाहर नहीं आई, तो जो ऑटो ड्राइवर था वो गेट के पास गया। उसने गेट खटखटाया और गेट खटखटाने के बाद एक व्यक्ति बाहर निकलता है। ऑटो वाला उससे बोलता है कि यहाँ पर एक लड़की आई है, उसने मेरे ऑटो का किराया नहीं दिया है, वो कह रही है कि मैं अंदर जाकर के वापस आ रही हूँ, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। इतने में वो व्यक्ति बोलता है कि लड़की आई थी और वो चली भी गई है, यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है। अब ये बात जो थी ये ऑटो वाला पिताजी को बताता है। जब पिताजी को ये कंफर्म हो जाता है कि जो उनकी बेटी है वो D5 कोठी में ही गई थी, तो वो निचली अदालत पर जाते हैं और FIR ना दर्ज करने के लिए याचिका दायर करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मेरी FIR को दर्ज नहीं किया जा रहा है। इस पर निचली अदालत पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति का राइट्स, कोई भी व्यक्ति अपनी FIR दर्ज करा सकता है और ये राइट्स आप उनसे नहीं ले सकते हैं। इस पर जो अदालत होती है वो पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि आप इनकी FIR को दर्ज करें। अब मुनेंद्र सिंह पंडेरी, जब इनको पता चलता है कि FIR दर्ज हो गई है, ये उस कोठी के मालिक थे। ये वहां पर वक्त बिताने के लिए आते थे। ये एक्चुअली रहते पंजाब में थे, लेकिन हफ्ते में, महीने में 1-2 बार वहां आते थे, वो अपना वक्त बिताते थे। अब जब उन्हें ये पता चला कि उनके नाम या उनकी कोठी के नाम FIR की जा रही है, तो वो उससे पहले एक FIR दर्ज कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझ पर बेवजह की FIR दर्ज करी जा रही है। उस बिना पर ये उनके पापा पर FIR दर्ज कराते हैं। परंतु ऊपरी जो अदालत है
उसने 29 दिसंबर को ये कहकर कि ये उनका अधिकार है एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया, और 30 दिसंबर को पुलिस कोठी पहुंचती है। वहां जब वो कोठी पहुंचती है, वहां अपनी छानबीन चालू करती है, तो 30 दिसंबर को उसको वहां पर कुछ खास नहीं मिलता है। पूरी छानबीन के दौरान उसे वहां पर कुछ मिलता नहीं है और वहां से वापस आ जाती है। फिर दोबारा 1 जनवरी को जब वो वहां पहुंचते हैं, फिर से छानबीन करते हैं, फिर से पूरी चीजों की जांच पड़ताल करते हैं, तो उन्हें सोफे के पास कहीं पर एक मोबाइल मिलता है, जो कि मोबाइल पायल का था। जब वो मोबाइल को पाते हैं तो यहां पर सारी चीजें साफ हो जाती हैं कि पायल यहां पर आई थी, वो यहां पर पहुंची है और यहां से वो वापस नहीं गई। अब इस पर जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है पंडेरी जी से, तो पंडेरी जी पहले तो बहुत मना करते हैं, साफ साफ मना करते हैं कि नहीं, यहां कोई नहीं आया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फाइनली जब पूछताछ में वो पुलिस सख्ती दिखाती है, तब वो बताते हैं कि हाँ, यहां पर पायल आई थी, मैं यहां अपना वक्त बिताने के लिए आता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं यहां अपने जो कुछ लम्हे हैं उसको बिताने के लिए आता हूं, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, वो आई थी, उसके बाद वो वहां से चली गई, ऐसा उन्होंने पुलिस वालों को बताया। जब सारी चीजें बता दी कि मैं सिर्फ अपने टाइम को यहाँ पर स्पेंड करने आता हूँ और उसके पहले भी बहुत सी लड़कियां आई हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को मारा नहीं, खासकर मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा, ना ही मैंने किसी की हत्या की है, ना ही कभी किसी के साथ जबरदस्ती की है। इसके बाद जो उनका नौकर था, जो उनके यहाँ खाना बनाता था, जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था, अब सुरेंद्र कोहली से पूछताछ करी जाती है। जब उससे पूछताछ करी जाती है तो वही बेसिक पूछताछ होती है, लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक जो व्यक्ति होता है उसकी नजर कोठी के पीछे बने नाले पर जाती है। जब वो नाले पर देखता है तो उसे बहुत सारी पन्नियां, पॉलीथीन दिखती हैं, जो कि सिर्फ कोठी के पीछे पड़ी थी और कहीं भी वो पॉलीथीन नहीं थी। जब वो देखता है तो उसे शंका होती है। जब उसे शंका होती है तो वो पुलिस वाले को बताता है, क्योंकि वो जो इकट्ठा पॉलीथीन्स थी, बहुत सारी पॉलीथीन थी, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही थी कि ये कोई अपराध है या कुछ ना कुछ यहाँ पर छुपा हुआ है। अब इसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, एक पॉलीथीन उठाती है। जब वो पॉलीथीन उठा करके लाती है तो उसमें उसे जो बॉडी का पार्ट होता है, जो निचली बॉडी के हिस्से होते हैं, पैर होता है, वो मिलते हैं, उसके टुकड़े मिलते हैं। अब इस चीज को देख करके पुलिस और ज्यादा तेजी में आ जाती है कि ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि कोठी के पीछे पन्नियां पड़ी हुई हैं जिसमें लाश है। अब उसके बाद उसको जेसीबी से उठाया जाता है, लगभग एक बार में 40 पॉलीथीन्स। वहां पर पॉलीथीन्स का आंकड़ा लगाना लगभग नामुमकिन था, बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए। अब इस पर जो उनका वो घर पे खाना बनाता है, जो उनका नौकर होता है, अब उससे पूछताछ करी जाती है। उसको इन्वेस्टिगेशन रूम पे ले जाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन रूम पर कोहली साहब बैठे होते हैं, कोहली बैठा होता है जो उनका नौकर था। उसके बाद 4 पुलिस वाले लगातार उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उससे पूछताछ कर रहे थे। और पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा बताता है वो कि पुलिस वाले की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत वहां से उठ करके बाहर चारों आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन या हम इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। उसमें से 2 पुलिस वाले उल्टी कर देते हैं। तो ऐसा क्या बताया था, उसने क्या किया था, इस बात की जानकारी के लिए जो उनके ऑफिसर्स हैं बड़े, उनके साथ 10 पुलिस वाले उस इन्वेस्टिगेशन रूम पे भेजे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन रूम पे जब वो पुलिस वाले भेजे जाते हैं तो सबसे पहले उसका हाथ बांधा जाता है, कोहली का। हाथ बांधने के बाद उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तब कोहली बताता है कि उसने क्या किया। वो बताता है कि एक बार उसके जो मालिक वापस आए थे घर, यहाँ पर कुछ अपना टाइम स्पेंड करने आए थे, तो उन्होंने लड़की की डिमांड करी एक दलाल से। लेकिन दलाल से लड़की ना मिलने की वजह से उन्होंने सुरेंद्र कोहली से कहा कि तुम मेरे लिए एक लड़की लेकर के। सुरेंद्र कोहली किसी तरह से व्यवस्था करता है, लड़की की लेकर के आता है। और सुरेंद्र कोहली ने यह भी एक्सेप्ट किया कि जब उनका मालिक जो भी उस रूम के अंदर वो करते थे या जो भी उस रूम में होता था, वो दरवाजे की दराज से देखा करता था। अब जब वो लड़की लेकर के आया और सुबह जब उनके मालिक चले गए तो उसने उस लड़की को ऑफर दिया। जब उसने लड़की को ऑफर दिया तो लड़की ने उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाते हुए उस पर हंस पड़ी।
इस पर सुरेंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गला घोट करके उसको मार दिया। मारने के बाद उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, लेकिन वो कर ना पाया। इस पर उसे और ज्यादा गुस्सा आया और उसने उस लड़की को छोटे छोटे पीसेस में काटकर, टुकड़े में काटकर उसका कलेजा निकाला और कलेजे को कुकर में डालकर फ्राई किया और खा लिया। अब इस सारी बात को सुनने के बाद जो पुलिस वाले थे वो उसके चेहरे की ओर बहुत ध्यान से देख रहे थे, उसके दांत की ओर देख रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि एक नर भक्षी कैसा हो सकता है, एक ह्यूमन को खाने वाला इंसान कैसा दिख सकता है, कैसा जानवर हो सकता है। अब यहां पर उसने एक्सेप्ट किया कि अब उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर खून लग चुका था। उसने वहां पर किचन में, वो बाथरूम में उनको काट पीट कर फेंका। उसके बाद पॉलीथीन में, सारी चीजें पॉलीथीन में डालने के बाद पॉलीथीन को पीछे डाल दिया। अब उसके जुबान पर खून लग चुका था, उसकी लत लग चुकी थी। अब वो अपने आसपास जो बच्चों को देखता था खेलता, तो वो उन्हें टॉफी के बहाने या किसी चीज के बहाने उन्हें बुलाता था अपने पास और उसको गला घोट के मार देता था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। यहां तक उसको ये लगने लगा था कि शायद वो इंपॉर्टेंट है, वो चीजें नहीं कर पा रहा है। उसका गुस्सा भी उसके दिमाग में भरा हुआ था। अब इसके बाद जो मुनेंद्र सिंह है, मुनेंद्र सिंह, इनके ऊपर भी एक मर्डर केस पर, जो एक केस पर इनके ऊपर भी इनको फांसी की सजा सुनाई गई। उसके साथ साथ सुरेंद्र कोहली को लगभग 17 केसेस उसके नाम दर्ज किए गए, जिनमें से 12 केसेस में उसको फांसी दी गई। अब फांसी की सजा सुनने के बाद इनको डासना जेल से मेरठ जेल में शिफ्ट किया जा रहा था इनको फांसी के लिए, लेकिन फांसी के 2 घंटे पहले ह्यूमन राइट्स वालों को सारी चीजें पता चलती हैं, जिसमें सुरेंद्र कोहली की जो फांसी है वो रोक दी जाती है, क्योंकि ह्यूमन राइट वाले कहते हैं कि इनके ऊपर जो और केस चल रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए। आप ह्यूमन राइट्स को समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद जो आपके ये मुरेंद्र सिंह पंडेरी है, इन्होंने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करी, सुप्रीम कोर्ट में करी, और इन्हें फांसी की जो इनको सजा मिल रही थी वो डिनाई हो गई। उसके बाद इनको बेल पर छोड़ दिया गया। अब ये बेल पर चल रहे हैं। ये केस आपका 2006 से स्टार्ट हुआ और अभी भी जो फांसी की सजा है वो नहीं हुई है, रुकी हुई है। देखते हैं कब अब इस केस पर काम होता है, कब इस केस की सुनवाई पूरी होती है। लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसे पूरे समाज ने, हमने, आपने एक, आप बोल सकते हैं कि कभी ना घटने वाला केस का नाम दे दिया। एक ऐसा केस जिस पर विश्वास करना ही नामुमकिन, जिसने नरभक्षी दिखाया, बच्चों का अगवा होना, किस तरह की मेंटेलिटी है लोगों की, और कैसे एक कोठी कई लाशों का, कई हत्याओं का चश्मदीद गवाह बना, कैसे एक नाली कंकाल को उगलने। तो इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को यहां पर विराम देता हूं। आशा करता हूं आपको स्टोरी समझ में आई होगी। ऐसी स्टोरी के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत 18 न्यूज। और मैं रणविजय, थैंक यू सो मच।